आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, जो कि वर्तमान में संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं, 12। तो अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। हम इन अनुसूचियों को देखेंगे कि ये अनुसूचियाँ जो है 12 अनुसूचियाँ, उनकी मुख्य विशेषता क्या है और अन्य विशेषताएं उनकी क्या हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथम अनुसूची अगर आप देखेंगे तो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें देखिए एक शॉर्ट में हमने अंग्रेजी में लिख दिया है टेरिटरीज। ये सिंबल टी बना हुआ है, इसका आगे हम बताएंगे क्या उपयोगिता है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है, जिसको शॉर्ट में हम टेरिटरीज के माध्यम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। विवरण इसका देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि यदि किसी राज्य या प्रदेश की संख्या में क्या होता है, बदलाव होता है, तो प्रथम अनुसूची में आवश्यक रूप से निश्चित बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि इस अनुसूची में राज्यों किसका वर्णन है, राज्य का वर्णन है, और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश का। अगर कोई संख्या घटती या बढ़ती है तो इस अनुसूची में उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पे। देखिए, दूसरी अनुसूची जो द्वितीय अनुसूची है, इसमें वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। इंग्लिश में इसको देख लिए इमोल्यूमेंट्स, ई के द्वारा इसको डिनोट कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, इमोल्यूमेंट्स। यहाँ पे देख लिए दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, शॉर्ट में याद करने के लिए अगर सिंपली पूछा जाएगा द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो वेतन भत्ते आप याद कर सकते हैं। लेकिन किनके वेतन भत्ते, तो विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते और पेंशन। याद रखना है, वेतन और भत्ता और साथ साथ पेंशन का इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। जो जो पदाधिकारियों का नाम है वो निश्चित रूप से आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनके नाम पूछता है और आप कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये थे या नहीं थे। तो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते के बारे में इसमें उल्लेख रहता है। अब आप देखिए तीसरी अनुसूची में आएंगे। आप तीसरी अनुसूची में आएंगे तो तीसरी अनुसूची में देखिए क्या है, शपथ, एफर्मेशन। इसमें देखिए क्या है, याद करने के लिए क्या है, इसमें अगर पूछा जाएगा तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बात की, सबसे पहले तो आप शपथ देख लेंगे। इसी प्रकार अगर चौथी अनुसूची में आप देखेंगे तो राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। अगर आप देखेंगे आर डिनोट किया हुआ है राज्यसभा, इससे आपको याद आ जाएगा कि चौथी अनुसूची में है क्या, मोटा मोटा जो मुख्य विशेषता उसकी है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति प्रशासन। तो क्या, शेड्यूल एरिया, जिससे आप याद कर सकते हैं कि पाँचवीं अनुसूची में शेड्यूल एरियाज के बारे में बात की गई है। छठी अनुसूची में क्या है, AMTM के जनजाति प्रशासन क्षेत्रों के बारे में। AMTM मतलब क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी आपको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। इसके लिए ओ शब्द हमने डिनोट किया हुआ है, जिससे कि आपको आसानी हो फार्मूला बनाने में और जिससे आपको एक आसानी से याद हो जाए। शुरुआत में याद करने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बाद में जब याद हो जाता है तो आप आराम से इसको रिकॉल कर सकते हैं। अदर शेड्यूल एरियाज। अब देख लेते हैं तीसरी अनुसूची में। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे इसमें भी वही बात है, विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के द्वारा पद ग्रहण के समय जो उनको शपथ लेते हैं, उसका इसमें क्या है, विवरण दिया हुआ है। चतुर्थ जो है अनुसूची में आप देखेंगे, इसमें राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। यहाँ अगर आप देखेंगे सीटों का वर्णन इसमें किया गया है पाँचवीं अनुसूची में, मतलब इसमें पाँचवीं यहाँ से गलती से लिख गया है, इसको आप चौथी कर लेंगे। ये राज्यसभा की सीटों का वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में बताया गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। पाँचवीं अनुसूची में देखिए, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से है। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का इसमें वर्णन किया गया है इस अनुसूची में, जिसमें इसमें बताया गया है कि इन अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। छठवीं अनुसूची में आप देखेंगे, इसमें असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब आप देखिए 7वीं अनुसूची, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है, बहुत बार पूछता है। इसमें देखिए क्या 7वीं अनुसूची क्या है, ये एक तरह से इसमें 3 अनुसूचियों की बात की गई है। 3 अनुसूचियों की बात की गई। कौन कौन सी 3 अनुसूची? संघ सूची, राज्य सूची और 3 सूचियों की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको आप एफ से देख सकते हैं। एफ से इसमें लिखा है फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप देखेंगे संघ और राज्य और समवर्ती के बाद ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर हम इसको इंग्लिश में लिख दिए हैं, जिससे कि शॉर्ट में बाद में आपको फार्मूला से याद करने में आसानी हो। तो इसको आप फेडरल स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे 7वीं अनुसूची में क्या है, तो मोटा मोटा के 3 सूची की बात है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको आप देख लिए। संघ सूची, इस सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास। किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास। इसीलिए इसका नाम संघ सूची है। इस सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 97 विषय रखे गए थे, लेकिन कालांतर में संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? संशोधित किया गया, जिससे अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 100। तो इस संसूची में जो विषय हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 100। ये आप याद रखेंगे। मूल रूप से कितने थे? 97 थे। इसी प्रकार आप राज्य सूची में देखेंगे तो राज्य सूची में क्या है? राज्य नाम है, इससे स्पष्ट है कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? कानून बनाने का अधिकार कितना? राज्य सरकार का है। राज्य सूची में अगर आप देखेंगे मूल संविधान में कितने? 66 विषय थे, लेकिन जब संशोधन किया गया तो ये घटकर कितने हो गए? 61 हो गए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तीसरी जो सूची है वो समवर्ती सूची है। इस सूची में जो विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए हुए हैं तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, संसद द्वारा बनाया गया कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। इस सूची में शुरुआत में 47 विषय थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। दोनों सरकारों में कभी किसी कानून को लेकर टकराव होता है तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद 8वीं अनुसूची में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ओ ऑफिशियल लैंग्वेज आप याद रखेंगे। इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन आगे क्या हुआ, इसमें संशोधन द्वारा भाषाओं की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई? 22 हो गई। जो लास्ट संशोधन इसमें किया गया था 2004 में, 2004 में जब लास्ट संशोधन किया गया, ये पूछ सकता है इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। 2004 में लास्ट संशोधन जब हुआ तो इसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। ये 92वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इसमें संशोधन करके इनको जोड़ा गया। ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आप आएंगे देखिए अब जो अनुसूचियाँ ये जो नीचे की 4 अनुसूचियाँ बची हुई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनको क्या है, ये अनुसूचियाँ पहले मूल संविधान में थी ही नहीं, इनको संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सूची है, फिर किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया, संशोधन का वर्ष क्या है, मुख्य विशेषता क्या है और विवरण क्या है इनका। तो 9वीं अनुसूची की अगर आप बात करेंगे तो प्रथम संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया। यह भूमि सुधार से संबंधित है। ये लैंड रिफॉर्म, देखिए यहाँ पे लैंड रिफॉर्म इंग्लिश में हमने लिख दिया है, जिससे कि आपको आगे सूत्र बताने में आसानी रहे। इस पे अगर आप देखेंगे प्रारंभ में भूमि सुधार संबंधी जो कानून होते थे, अगर कोई आप भूमि सुधार से संबंधित कानून ले आ रहे हैं तो उनको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सरकार अगर कोई भूमि सुधार संबंधित कानून है तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं, परंतु वर्तमान में इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि इस अनुसूची को जब लाया गया, लागू किया गया, इस भूमि सुधार से संबंधित कानून को लागू करने के लागू किया गया था। ये जो कहा गया, इसमें जो कहा जा रहा है कि प्रारंभ में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, अब दी जा सकती, इसका तात्पर्य बस इतना है, जैसे नीचे वाली लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में रखे गए जो विषय हैं वो उस पर सरकार मनमानी करती है, तो इनको क्या है, न्यायालय क्या कर सकती है, न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। और केशवानंद भारती वाद जो 1973 में हुआ, तो उसके बाद जो भी विषय इसमें जोड़े गए हैं वो न्यायिक पुनर्विलोकन के विषय हैं। इस अनुसूची में उन विषयों को रखा गया था जिन पे जो है क्या है कि उन विषयों को रखा जाता है जिनको न्यायपालिका की परिधि से बाहर रखा जाता है। क्या किया जाता है, न्यायपालिका की परिधि से बाहर रखने के लिए ये कानून बनाया गया था, क्योंकि उस समय भूमि सुधार जो है कानून लागू किया जा रहा था, जिसमें लोग बार बार जो है न्यायालय जा रहे थे, तो इससे जो है कुछ योजनाओं को लागू करने में अनावश्यक जो है देरी हो रही थी। अब आप 10वीं अनुसूची देखिएगा, ये 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या है, इसको ऐड किया गया। ये दल बदल से संबंधित है, डिफेक्शन, देखिए डी यहाँ लिखा हुआ है, डिफेक्शन से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो वह चुनाव पूर्व ऐसा कर सकता है। मतलब इसमें यह कि कोई व्यक्ति दल बदल करना चाहता है तो चुनाव के पूर्व कर सकता है, लेकिन अगर चुनाव के जीतने के बाद वह कर रहा है
तो दल बदल नहीं कर सकता। अगर वो कर लेता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, वो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये दल बदल को रोकने के लिए जो है यह कानून जो है बनाया गया था। इसके बाद देखिए यह अनुसूची ले आई गई थी और यह कानून बनाया गया था। अगर आप देखेंगे फिर से तो इसमें 11वीं अनुसूची है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में ऐड किया गया। यह किससे संबंधित है, पंचायत से। देखिए यहाँ पे पी बना हुआ है, पंचायत से रिलेटेड है। यह पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने के लिए 29 विषय इसमें मतलब सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कौन कौन से प्रमुख, जैसे कृषि, पशुपालन, सड़क निर्माण, गाँव की साफ सफाई, ये सब जो है इन 29 विषयों में शामिल हैं। ये पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया। ये 1992-93 में ये भी इसको ऐड किया। नगर प्रशासन से संबंधित है, मतलब म्यूनसिपैलिटीज से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें क्या है 18 विषय जोड़े गए। जो हमारे नगर पालिका होते, नगर पालिका परिषद जो होते हैं, इसके लिए बनाया गया था। नगर पालिका परिषद के लिए जो है इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से नगर निगम, नगर पालिका, इसके लिए जो प्रशासन, इन प्रशासन संबंधित जो सूची है वो 12वीं अनुसूची है, जिसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। अब देखिए जो मैं आपको शब्द बता रहा था ट्रिक्स के रूप में जो मैं बताने वाला था, इसको याद करने के, देखिए 12वां अनुसूची आपको कैसे एक बार में विषय अगर पूछता है, मैच कराने के लिए आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से बता लेंगे। इसमें देखिए जो वर्ड है, ये वर्ड है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये आप लोग याद कर लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। टी का देखिए मतलब क्या है, टेरिटरीज। टी का टेरिटरीज वहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ था। ई का मतलब क्या है, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। ए का मतलब क्या है, अफर्मेशन, मतलब शपथ। इमोल्यूमेंट्स मतलब क्या था, वेतन भत्ते वाला। टेरिटरीज राज्य और संघ क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है। आर का मतलब बताए थे, राज्यसभा हो जाएगा। एस का मतलब शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को जो प्रशासन थे। ओ का मतलब मैंने आपको बताया था, ओ का आपका किससे संबंधित हो जाएगा, AMTM से, ठीक है। AMTM से रिलेटेड हो जाएगा, ये मैंने आपको वहाँ बताया हुआ था, ठीक है। ये आप देख लेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद F मैंने बताया था 7वीं अनुसूची, ये किससे हो जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 सूचियों की बात थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आपको पता है 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज आएगा। बाकी जो 3 के लास्ट में ऐड किए गए थे, उसमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित जो अनुसूची, 9वीं अनुसूची। डी वाले में अगर आप आएंगे, उसके बाद इसको आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन, इसको एंटी डिफेक्शन वाला जो दल बदल कानून से रिलेटेड है। इसमें पी से आप देखेंगे पंचायत से रिलेटेड है, जो 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची म्यूनसिपैलिटीज, आपकी म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, जो नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है। इसमें देखिए मुख्य विषय तो लैंड रिफॉर्म था, याद करने के लिए बस ये है। बेसिकली 9वीं अनुसूची का मेन मतलब ये था, कुछ ऐसी विधियों को क्या विधिमान्यकरण के लिए किया गया था जिनको न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। तो इसमें शुरुआत में भूमि सुधार कानून द्वारा इसको ऐड किया गया था, लेकिन बाद में इसमें बहुत से कानून ऐड किए गए। और यहाँ पे हम लग रहा है उसको बताना भूल गए होंगे, आपको एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं, 284 अधिनियम इसमें सम्मिलित हैं। तो ये आपकी अनुसूचियाँ हैं, इसको आप इसी क्रम में देख लेंगे। इस फार्मूले से आप लोग क्या करेंगे, 1 से 2 बार इसको आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको पहले तो ये याद हो जाएगा कि किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो इस फार्मूले का आप लोग उपयोग करिएगा, इससे आप लोग को आसानी होगी, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।